गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं 2 दिन तक जो है वो अवेलेबल नहीं था। होली के दिन मैंने डाला, दूसरे चैनल पर डाला मैंने, आपके होली के विशेष को मेन चैनल पर डाला मैंने, बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन पर। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं थोड़ा व्यस्त था। एक्चुअली नेक्स्ट मेडिको, एक आपको पता होगा बायोमेंटस का एक और ब्रांड दैट इज नेक्स्ट मेडिको, जो एमबीबीएस के बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ अमेरिकन फैकल्टीज को हम लोग शामिल करने वाले हैं। बात चल रही है, अभी पक्का उन्होंने हाँ नहीं बोला है। तो कुछ अमेरिकन फैकल्टीज है, कुछ स्कॉटलैंड के फैकल्टीज है। तो एक जूम कॉल था, आपको पता है टाइम जोन का बड़ा भारी फर्क है। तो यहाँ पर आपको आधी रात को उनसे बात करनी होती है ना। तो उनसे वही कि यूएसएमएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लेब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल कुरिकुलम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वो हमारे लिए लेक्चर को रिकॉर्ड कर पाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या पैरामीटर्स उसके होंगे। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव काम है हालांकि वो, क्योंकि अमेरिका में और स्कॉटलैंड में और ब्रिटेन में जो पे आउट है बहुत ज्यादा, मतलब आप पर आवरली कॉस्ट करते हैं वो लोग। मतलब आपके स्टूडियो के पहुंचने से लेकर वो आपका रिकॉर्ड करने तक का पूरा कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग वही सब सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम कि बच्चों को, इंडिया के जो एमबीबीएस वाले बच्चे, उनको वर्ल्ड क्लास लेवल का उनको कहीं को एक्सपोजर मिल सके। हालांकि हमारे उतने डीप पॉकेट्स नहीं हैं, पर हम लोग जो है वो तलाश रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, रास्ते खोज रहे हैं हम। तो एक मुश्किल से जो है कई महीनों के प्रयास के बाद एक मीटिंग तय हुआ, फिर उस मीटिंग में बात किया, बताया प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। आप लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो बढ़िया होगा सब कुछ। ठीक है, कोशिश करने में, देखो जिंदगी में याद रखो कि कोशिश करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि चीजें आपके मन के मुताबिक हो या ना हो। ठीक है, पर दिल में इस बात का अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमने कुछ किया नहीं था, कि हमने कोशिश की थी। कि मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप यूपीएससी की क्लास शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो, तभी शुरू कर दो। यार देखो, ऐसा होता है, कोई भी चीज को शुरू करने का मतलब है कि उसको आपको एक बार शुरू करने के बाद आप एकदम से उससे हाथ हटा नहीं सकते आप। ठीक है, आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। आपको जो है वो उसको, उसमें भी आपने हाथ डाल दिया अपना, तो आपको उसे सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इमेच्योर वे में कहीं आगे बढ़ जाने से बेहतर है कि आप थोड़ा मैच्योर डिसीजन लें। जैसे कि मैंने गौर किया कि हम लोग आईआईटी शुरू किए, अच्छा रिस्पांस है, बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जिस लेवल का रिस्पांस हमको आईआईटी के अंदर मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वैसा हमको नहीं मिला। तो अभी हम लोग रीथिंक करें कि भाई और क्या बेहतर इसमें कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट जो आपके हाथ में है उस काम को पूरी तरीके से फिनिश कीजिए, फिर दूसरा काम हाथ में लीजिए। यूपीएससी के लिए जो आप लोग बोलते हो, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके लिए, लेकिन देखो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स लगेंगे, आपको उनसे बात करना। और सब लोग जो होते हैं वो, देखो आपको लगता है कि एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल फॉर फ्री। नहीं, कोई नहीं करेगा। मैं आपसे बोलूंगा आप मेरे लिए 3 महीने फ्री में काम कीजिए, आप बोलेंगे सर मैं 10 दिन 15 दिन तो कर दूंगा, गुडविल में आपका रिस्पेक्ट करता हूं इसके लिए। उसके बाद फिर आपका काम का एंथो कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए वो जो दुनिया है वो सब लोग, जैसे मुझसे आप बोलेंगे सर आप कैसे कर पाते थे फ्री में, ठीक है, आप क्यों कर लेते हो? क्योंकि मुझे मेरे लिए इस समय आपसे जुड़ना, आपसे कनेक्शन रखना, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भुगतान के रूप में आपसे संबंधों को देखता हूं। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अकेले आदमी की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जब वो पूरी टीम सामने आती है तो उसका एक अलग कॉस्ट रहता है उसका। तो खैर, तो उस पर नहीं उलझते, पर मैं बताऊंगा कि आपको मैं 2 दिन क्या एब्सेंट रहा। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने होली पर एक मैसेज भी दिया था आपको। मैंने कहा था कि आप लोग, हमको सबको प्रयास करने, अपने सपने को आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देना है। आपको पता है आदमी के सबसे आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ किस चीज का है? इंसान आज इतना आगे बढ़ चुका है, मतलब कि हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारी है कल्पना शक्ति, कि हम उन चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो चीजें अस्तित्व में ही नहीं है, उनकी कल्पना कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा मैंने पैराग्राफ पढ़ा है सैपियंस बुक में, मेरी फेवरेट बुक है कि सैपियंस, अल्केमिस्ट। अभी हाल ही में मैं एक बुक और पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको बतलाऊंगा, एनिमल फॉर्म इज अ वेरी गुड बुक, कि उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ। फाउंटेन हेड मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसी कई किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा सारी बुक्स में मैं बार बार जिस बुक को पढ़ सकता हूँ वो है सैपियंस और अल्केमिस्ट। इनको मैं बार बार पढ़ सकता हूँ, बगैर बोर हुए दोबारा पढ़ सकता हूँ, 3 बार 4 बार 6 बार पढ़ सकता हूँ।
इतनी अच्छी बुक्स हैं। जब आपको कभी आप एग्जाम निकल जाएगा, आपको वक्त मिले, या जो बच्चे सुन रहे हैं जिनका एग्जाम निकल चुका है, तो मैं बोलूंगा कि आप सैपियंस जरूर लेके पढ़िए एक बार। क्योंकि आज जैसे हम देख रहे हैं, आज जो परिवेश बन रहा है, जिस प्रकार से आज जो है वो धीमे धीमे लोगों के बीच में जो है वो हम कहते हैं बिटरनेस हुआ, या जिसे बोलते हैं हम कि जैसे मैं तो यही बोलूंगा यार, देखो वर्ड आपको हो सकता है बुरा लग जाए, पर जो कट्टरपंथीता हमारे अंदर भरा रही है ना, वो चीज कहीं ना कहीं आप उसके लिए जब पीछे पलटकर साइंस को, विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, आप मनुष्य के जीव विकास को समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। खैर, मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन द रिलीजन, तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने भरोसे, अपने यकीन की बात कर सकता हूं कि मैंने जब भी देखा, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था, जब भी मैंने देखा किसी भी ह्यूमन बॉडी को देखा मैंने, हम लोगों ने बहुत सारी सर्जरीज भी अटेंड की हुई, उनको असिस्ट किया हुआ है, साथ में हम लोगों ने बहुत सारा मेडिकल में काम किया हुआ है। हमने कभी नहीं पाया हमने कि हिंदू के शरीर में, मुसलमान के शरीर में, क्रिश्चियन के शरीर में, किसी और धर्म के व्यक्ति के शरीर में कोई फर्क हो, कोई ब्लड के कलर में अंतर हो कि भैया इसका ब्लड हरा होगा तो इसका ब्लड भगवा कलर का होगा, इसका ब्लड इस कलर का होगा। कहीं कुछ नहीं मिला हमको जो है केवल उसके नाम से मालूम चला हमें कि उसका धर्म क्या था। जब शरीर था सामने उससे मालूम नहीं चला, उसको जब इलाज कर रहे थे नहीं मालूम चला कि कौन था वो। ठीक है, कभी नहीं बोला लीवर की मैं कौन उठ के। तो खैर, ये मैंने कहा ना, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको कि मेरे घर में कैसा माहौल है। अब आप उसको जज मत कीजिएगा इसको कि आप बोलेंगे सर आप तो आपके घर का माहौल ऐसा है ना, तो डोंट ट्राई टू जज मी। मतलब हम लोग घर में बच्चों को जो बात सिखाते हैं, हम सिखाते हैं, मतलब मुझसे जब भी मेरे बच्चे बात करते हैं, मैं उनको बजाय बहुत सारा रिलीजियस चीजों को देने के बजाय मैं उनको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में सिखाता हूँ, सहयोग के बारे में, कॉपरेशन कोलैबोरेशन के बारे में सिखाता हूं उनको। मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में मैं उनसे बात करना पसंद करता हूं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बात करना पसंद करता हूं, बजाय इसके कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज बताऊं जो उनको पीछे की ओर लेकर जाए। ठीक है, शायद से कई लोग उस चीज को उतना सही नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चे मेरे जो ऐसे छोटा वाला बेटा है, तो वो जैसे हम लोग कभी घर में कोई त्योहार होता है, हम पूजा कर रहे होते हैं, छोटा वाला बेटा पूजा में आकर बैठ जाता है, वो मानता है। ठीक है, अप टू ए लिमिट वो चीजों को मानता है। बड़ा वाला बेटा थोड़ा डिफरेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानता है, सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन वैल्यूज को मानता है। अभी स्कूलों ने क्या किया, स्कूलों ने एक बड़ा अजीब काम किया कि स्कूलों ने, मैंने पहली बार देखा, स्कूलों ने आपका धर्म क्या है वो पहली बार, आपका नाम लिखिए, धर्म लिखिए, वो पहली बार मांगा। आज के पहले कभी नहीं हुआ, आज के पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार है ना लिख के आया। तो स्कूलों ने धर्म को मांगा कि आपका रिलीजन लिखिए आप कागज में। ठीक है ना, ये मतलब उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा उन्होंने मैसेज भी किया उन्होंने कि ये एक डेटा के तहत जो है वो किया जा रहा है, अदरवाइज इसका कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो छोटा वाला बेटा आके लिखा कायदा के भी रिलीजन हिंदू सब लिखा। बड़े वाले बेटे से पूछा कि मम्मा क्या भरो उसमें, मम्मा ने कहा बेटा हिंदू भरो उसमें और ये भरो। बोला नहीं, मैं हिंदू तो हूं बाई बर्थ, लेकिन मैं क्या भरूं उसमें, क्या भरूं, क्या होता है। बोलता नहीं, मुझे तो सारे गॉड पर यकीन भी है और सब पर यकीन नहीं भी है, मुझे इसको भरना बड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मतलब मैं क्यों ऐसा बोलूं कि मैं एक ही रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं तो दूसरे का भी रिस्पेक्ट करता हूं, तीसरे का भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने आप को टैग क्यों करूं, उससे बहस करना मुश्किल था। उसको बोला भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा स्कूल है, तुम पढ़ते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्रिंसिपल तुमसे आगे बात करे, तुम्हें जो भरना भर दो इसमें। उसने भरा ह्यूमैनिटी, बस इतना भरा उसने। अब देखते हैं क्या बोलते हैं प्रिंसिपल साहब कि भाई तुम नहीं भर सकते इसको, ऐसा नहीं कर सकते तुम, भाई बर्थ वाला लिखो, अपना ये लिखो, वो तमाम चीजें जो होंगी वो करेगा। लेकिन उसकी सोच को मैंने हैम्पर नहीं किया, मैंने रोका नहीं उसको, मैंने कि रोक दो उसको उस चीज के लिए, नहीं तुमको तो ऐसे ही करना है। वक्त आगे निकल चुका है, वी आर इन 2022, हम 21st सेंचुरी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक हमारा पहला 25 साल का समय चल रहा है आगे। ठीक है, आज जो भी वॉर चल रहे हैं उन वॉर का होना बिल्कुल गैर जरूरी है। रूस ने जो भी सोच के किया यूक्रेन पे जो चल रहा है वो गैर जरूरी है। यूक्रेन में जो यूक्रेन के जो लीडर्स थे उनका डिसीजन था वो भी गैर जरूरी था। सब कुछ गैर जरूरी है। जरूरी थी यहाँ पे
ह्यूमन लाइफ जो वहां पर खत्म होती चली जा रही है। अभी हाल ही में न्यूज पड़ा कि कुछ रशियन सैनिक तो अपने हाथों से अपने पैरों में गोली मारकर जो है वो युद्ध से बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि और उनको लगता है कि एक, मैं स्टोरी कहीं पढ़ रहा था, एक रशियन सैनिक ने जब कहीं पे गए वो शहर में, तो देखा कि उसकी कजिन सिस्टर जो है वो यूक्रेन आके बसी हुई थी कई सालों पहले, उसका घर पूरा खत्म हो चुका, उसकी बॉडी पड़ी है वो शेलिंग में, वो भी मारे गए। ठीक है, तो द स्टोरीज आर वेरी वेरी ह्यूमंस से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हम जो है अपनी धरती पर अपना एक दूसरे का विनाश करें, उससे बेहतर है कि हम धरती के ऊपर जाके क्या और है उसकी खोज करें, हम उसको जानने की कोशिश करें कि और अंतरिक्ष में क्या है। क्योंकि यदि हम जानने की पहले कोशिश ना करते तो जहां आज हम हैं वहां तक हम ना पहुंचे होते। आज हम भालों से, और आज युद्ध चल रहा होता तो पुतिन बाबा जो है वो अपना भाला लेके दौड़ रहे होते और धनुष बाण लेके यूक्रेन वाले खड़े होते। तो आज धनुष बाण और भाले से ऊपर उठ चुके मिसाइल्स है, सुपरसोनिक मिसाइल्स है, वैक्यूम बम है, जाने कितने बमों के नाम अभी हम लोगों ने सुने इसमें। तो कहीं ना कहीं जो है विज्ञान फॉर गुड रीजन एंड फॉर बैड रीजन तरक्की किया है। मैं अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूं मैं, वाइकिंग्स। ठीक है ना, वो देखा मैंने। फिर अभी वलहला वाइकिंग्स करके एक और सीरीज आया, वो भी देखा मैंने। ठीक है, देखता हूं उसमें कि आदमी बेसिकली बगैर कारण के भी लड़ा है, मतलब बगैर मतलब के भी लड़ा है, बस लड़ने का था इसलिए लड़ा है कि मेरा मेरा मान मेरा। इतनी सी बात किसी ने बोल दिया, बात बुरी लग गई तो सिर काट कलम कर दिया। तो ये एक जमाने में लोग ऐसे भी लड़े हुए हैं बगैर मतलब के। पर ये चीज यदि आप एनिमल्स में देखोगे तो एनिमल्स यदि दूसरे एनिमल को से पर हमला कर रहा है तो या तो डर कर रहा है या भोजन के लिए कर रहा हो। डर कर रहा है, फूड के लिए कर रहा हो, जो फूड चेन का हिस्सा उसके अकॉर्डिंग। बाकी अपनी टेरिटरी बना रखी हो, अपना आराम से सकता हो। कभी इकट्ठे होकर एनिमल्स के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पास हमला करके उसके एरिया पे कब्जा कर लिया, ये बहुत कम मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है, ना के बराबर। तो खैर मैं आपसे कहता हूं कि मैं जो आपसे कहता हूं एकदम खुले दिमाग से कहता हूं, बगैर किसी वाइसेस के कहता हूं। मैं चूंकि अब आप थोड़ा समझा करो इस बात को कि मैं एक डॉक्टर हूं। मेरी पूरी ट्रेनिंग, मेरी पूरी जिंदगी, पूरी जो 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। वहां जाके मैंने माहौल देखा, और मैं रहता था भोपाल के अंदर। और भोपाल की एक बहुत अच्छी बात ही थी, भोपाल में मैं जो है ना, आपको बता दो, भोपाल में जो है रिलीजियस मिक्स जो है बहुत अच्छा है भोपाल के अंदर। हमारे जैसे आपके मेरे जो रूम के बाजू में एक और रूम था, उसमें रहा करते थे इसरारुद्दीन अब्बासी सर रहा करते थे। मेरा जो बैचमेट मेरे साथ रहता था वो इंसाफुद्दीन था, अमनदीप सिंह कपूर था, वो सरदार था। तो हम सब लोग जो है वो मिलकर रहा करते थे। तो कई बार हम लोग है ना, वो हमको बताएगा, कभी इंसाफ बताया करेगा हमको इस्लाम के बारे में, कभी अमनदीप बताएगा सिख धर्म के बारे में, मैं बताऊंगा कभी जो है रामायण की कहानी बताऊंगा उनको। ऐसे करके हम लोगों ने एक दूसरे के रिलीजन को समझने की कोशिश की। फाइनली एक दिन हम लोग बैठ के जो है वो रात का शाम का समय था, टिफिन खा रहे थे, हम लोगों ने ये देखा कि यार देखो, सब मिला के कंक्लूजन निकलता है, वो एक ही जगह पहुंचता है, वो अच्छा करने की ओर, बेहतर करने की ओर पहुंचता है। और जो उसको गलत से कंक्लूड कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे उसको, वो समझ ही नहीं पा रहे कि लिखा क्या था उसमें। लिखे का गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया आपने और आप तैयार हो गए कि भैया हमको इसको भगाना है, इससे लड़ना, उससे लड़ना है। तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि संगत का, हमारे आसपास के लोगों की सोच का, ग्रुप का, हर्ड का बहुत गहरा असर पड़ता है चीजों पर। तो खैर, अभी लंबी बातें मैं आपको मैं जो है इतनी देर के बाद आप बोलेंगे सर असली मुद्दे की बात करो, आप किताब कौन सी किताब का क्या बताने वाले हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़ी अच्छी चीज मैंने पढ़ी, इसमें सैपियंस बुक के अंदर पढ़ा मैंने। वो है कि आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हमारी हैबिट होती है ठूस ठूस कर खाने की। कैसी होती है? ठूस ठूस कर खाने की, खूब सारा खा लो, ठीक है ना। हलवा खा लो, जो ब्राउनी रखी है वो खा लो, केक खा लो, गुलाब जामुन खा लो, मूंग दाल का हलवा खा लो उसमें, है ना। और जो है आप बोलोगे, मैं कभी पार्टीज में, मतलब जब भी कभी कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो मालूम मेरी फेवरेट मिठाई क्या है जिसको मैं रखना पसंद करता हूँ। गेस करो मेरी फेवरेट मिठाई क्या हो सकती है? गुजिया मुजिया नहीं मिलती होटल में कि 5 स्टार होटल में गुजिया खाने में रखवा दी कि गुजिया खिला दो बच्चों को ना बुला के, या बूंदी खिला दो। ठीक है, गांव के अंदर यदि बूंदी नहीं है तो फिर पार्टी नहीं है। ठीक है, तो मेरी फेवरेट मिठाई जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ, हमेशा रखना पसंद करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो है शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा समझते हैं? ब्रेड होते हैं, ब्रेड होता है, ब्रेड को शायद वो फ्राई करते हैं, कुछ करते हैं, फिर उसके ऊपर मलाई वगैरह वाला के, वो मैं बचपन से पसंद करता हूँ, मतलब कम उम्र से था तब से पसंद करता हूँ, और आज भी मैं पार्टीज में रखवाता हूँ। काफी अच्छा बनाते हैं होटल्स के अंदर तो वो लोग। तो शाही टुकड़ा रखता हूँ मैं एक मिठाई, ठीक है। तो जो में से जो लोग फेलिसिटेशन सेरेमनी में आएंगे उनको खाने मिलेगी वो, ठीक है, शाही टुकड़ा, है ना। तो और भी मिलेंगे, आइसक्रीम भी मिलेगी, सब मिलेगा। बहुत अच्छा, मतलब हमने जो फेलिसिटेशन सेरेमनी का जो फंक्शन रखा है वो 5 स्टार के अंदर रखा हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं पूरी की बढ़िया अरेंजमेंट हो, आपका मन खुश रहे वहां आकर, है ना। और मेरा मन तो तुमको देखकर खुश हो जाएगा, जब तुम्हें गले लगाऊंगा, तुमसे मिलूंगा, उसी में खुश हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड MBBS कमांडोज के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी सबसे भी मिलेंगे, कभी मीटअप करेंगे बेटा। तो अभी तो आप मैं हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम ठूस ठूस के खाते हैं, तो वो ठूस ठूस के खाने की टेंडेंसी के बारे में बड़ा अच्छा लिखा सैपियंस बुक के अंदर। लोग हाई कैलोरी भोजन क्यों ठूस ठूस कर खाते हैं, जो उनके शरीर का कोई खास भला नहीं करता। मतलब लोगों को मालूम है कि बर्गर खाऊंगा ज्यादा कैलोरी है, इससे मोटा पड़े हो जाऊंगा, चीज खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, है ना, खूब सारे पकौड़े खाऊंगा, खूब सारी मिठाई खाऊंगा, खूब सारी गुलाब जामुन खाऊंगा, बहुत सारी कैलोरी है, उससे मेरा मोटापा बढ़ेगा, लोगों को मालूम है, ठीक है। लोग वह हाई कैलोरी भोजन क्यों ठूस ठूस कर खाते हैं, जो उनके शरीर का कोई खास भला नहीं करता। आज के दौलतमंद समाज मोटापे की महामारी से गुजर रहे हैं, जो कि विकासशील देशों में भी तेजी से फैल रही है। जब तक हम भोजन की तलाश में भटकने वाले अपने पूर्वजों की भोजन संबंधी आदतों पर विचार नहीं करते, तब तक यह एक पहेली बनी रहेगी कि क्यों हम बड़ी मात्रा में अत्यंत मीठा और तेल युक्त भोजन करते हैं। लिखा है बुक में कि हमारी टेंडेंसी है कि हमें ऑयली फूड बड़ा पसंद आता है, पकोड़ा, समोसा, कचौरी बहुत पसंद आता है हमको, ठीक है। हाई कैलोरी फूड की तरफ हमारा नेचुरल अट्रैक्शन होता है। तमाम तरह का फूड रखा होगा, सलाद रखे होंगे, ये रखा होगा, लेकिन हमको हमारी नजर जाएगी मिठाई पर जाएगी, हाई कैलोरी फूड पर जाएगी, पूड़ी पर जाएगी, पकोड़े पर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमको अट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण क्या है, इसकी मालूम है हमें कि मोटापा बढ़ेगा, इसके कारण छिपे हुए हमारे जीन्स के अंदर, हमारी साइकोलॉजी में छिपे हुए हैं। तो वो बताते हैं कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पूर्वज आपके किस तरह के, तब आपको मालूम चलेगा। तो मैं इसको स्ट्रिक्ट रिपीट करता हूं उसमें, जब तक हम भोजन की तलाश में भटकने वाले अपने पूर्वजों की भोजन संबंधी आदतों पर विचार नहीं करते, तब तक यह पहेली बनी रहेगी कि क्यों हम बड़ी मात्रा में अत्यंत मीठा और तेलयुक्त भोजन करते हैं। जिन घास के मैदानों, सवाना थे बड़े बड़े घास के मैदान, पहले अफ्रीका में जो है वो ह्यूमन रेस इवॉल्व किए, तो वहां पे बड़े बड़े घास के मैदान जहां पे स्कैटर्ड ट्री होते थे, उस सवाना कहते हैं। नीट में भी आता है, सवाना इज दी ग्रासलैंड हैविंग स्कैटर्ड ट्री। सवाना वो ग्रासलैंड होते हैं जिसमें बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं। उसमें तब तक यह एक पहेली बनी रहेगी कि क्यों हम बड़ी मात्रा में अत्यंत मीठा और तेलयुक्त भोजन करते हैं। जिन घास के मैदानों, सवाना और जंगलों में ये पूर्वज रहते थे, वहां हाई कैलोरी मीठा भोजन अत्यंत दुर्लभ था और भोजन मात्र की आपूर्ति भी बहुत कम थी। 30,000 वर्ष पहले एक सामान्य भोजन खोजी की पहुंच सिर्फ एक तरह के मीठे खाद्य पदार्थ तक थी, और वो थी पका हुआ फल। यानी आज के 30,000 वर्ष पहले ह्यूमंस के पास में एकमात्र मिठाई का जो सोर्स था वो था पका हुआ फल, राइप फ्रूट। इसके अलावा कोई दूसरा आर्टिफिशियल मीठा अवेलेबल नहीं था। अगर उस युग की किसी स्त्री को अंजीर से लदा कोई पेड़ दिख जाता, तो इसके पहले कि वहां के लंगूर उन अंजीरों को खाकर पेड़ को उजाड़ देते, वह स्त्री वहीं खड़े खड़े ज्यादा से ज्यादा अंजीर खा जाती। मतलब वो जिसको अंजीर का पेड़ दिख गया लेडी को उस समय, उस युग में, तो वो पहले अंजीर खाएगी, पेट भर के ठूस ठूस के खाएगी वो, फिर ही वहां से कहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि थोड़ी देर में लंगूर आते होंगे, बंदर आते होंगे और पूरा नोच के सब खा जाएंगे। हाई कैलोरी भोजन को भरपेट खाने की हमारी जीन की जन्मजात प्रवृत्ति थी। हाई कैलोरी भोजन को भरपेट खाने की हमारे जीन में जन्मजात प्रवृत्ति थी। हम आज भले ही जरूरत से ज्यादा भरे रेफ्रिजरेटरों के साथ गगनचुंबी अपार्टमेंट में रहते हो, वो कह रहा है आपसे कि हमारी जो है वो जीन में जन्मजात प्रकृति है कि हम ठूस ठूस के खाते हैं, मीठा देख के हम पसंद करते हैं उसको। वो आज भले ही हम ज्यादा भरे रेफ्रिजरेटर, हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, गगनचुंबी अपार्टमेंट्स में रहते हैं,
लेकिन हमारा डीएनए आज भी घास के मैदानों में रहता है। मतलब सोचिए, कहने का मतलब है कि आज भी हमारे डीएनए में जो हाई कैलोरी फूड को देखकर उस फूड को खाने की टेंडेंसी है। तो ये हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे खाना है, मुझे समोसा ही खाना है, मुझे नहीं खाना ककड़ी, कटी हुई ककड़ी अच्छी होती है मुझे मालूम है, पर मुझे नहीं खाना, मुझे तो समोसा खाना है। ठीक है, किसी के घर आप बैठने गए, किसी के घर आप मिलने गए, तो कोई भी आदमी आपको पकोड़े खिलाएगा, समोसा खिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, ड्राई फ्रूट खिलाएगा। कोई ऐसा नहीं करेगा कि गाजर काट के लाके रख दिया आपके सामने कि भाई गाजर खा लो ये, या पालक लाके धोके पालक लाके रख दी कि भाई साहब मेहमान पधारे, सुनिए कुछ नाश्ते में लेके आई मेहमान के लिए। वाइफ अंदर गई, अंदर से पालक के टुकड़े धोके लाई और मेथी के भी खा लो, पत्ती चढ़ लो ये। तो आदमी बुरा मान जाएगा कि पत्ती चढ़ाई, हम उनके घर गए थे मालूम, करेले का जूस पिलाया और पत्ती चढ़ाई हमको, जबकि यदि उसने गर्मा गर्म समोसे, गुलाब जामुन और चाय माय लाके मजा, क्या स्वागत करता है सामने वाला व्यक्ति, दिल खुश हो गया, क्योंकि डीएनए चाहता वही था हमारा। आज भले ही जरूरत से ज्यादा भरे रेफ्रिजरेटरों के साथ गगनचुंबी अपार्टमेंट में रहते हो, लेकिन हमारे डीएनए अभी भी घास के मैदान में ही रहते हैं। इसी कारण हम ढेर सारा केक ठूस कर उसके ऊपर भारी भरकम कोक भी गटक लेते हैं। अब सोचिए कि ये बात कितने अच्छे से लिखी, और ये है एक्चुअली में हम लोग डायबिटीज के अंदर पढ़ते हैं तो थ्रिप्टी जिन कॉन्सेप्ट है ना, हमारे अंदर एक टेंडेंसी, इंडियंस के अंदर एक टेंडेंसी है तोंद निकलने की। आप देखोगे कि कम खाता होगा, थोड़ा खाता होगा, दौड़ता भी होगा तो भी थोड़ी तोंद निकल आती है, क्योंकि तोंद निकलने की टेंडेंसी पूरे एशिया में है। इनफैक्ट इंडिया में ज्यादा है। कारण उसके पीछे ये है कि हम लोगों ने बहुत बार अकाल का सामना किया है, और अकाल का सामना करने पर हमारी बॉडी के जीन्स ऐसे हो गए कि जो भी भोजन मिलेगा उसका एक हिस्सा रिजर्व करके रखो। आप जो भी खाते हो बॉडी उसमें से प्रोसेस करके एक हिस्सा स्टोर कर लेती है, उसे मालूम है पता नहीं कल भोजन मिले या ना मिले, इसलिए वो संग्रहित जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। आज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो जीन तो हमारे आज भी अकाल को फेस कर रहे हैं। एंड जीन नहीं समझते, एकदम से जीन नहीं बदलता, जीन तो आज भी अकाल को महसूस कर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को इकट्ठा कर रहा है वो, और वो तोंद में डाल रहा है वो कि भैया की जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकाल लेंगे बैंक बैलेंस से अपना ये और यूज करेंगे। पर हम तो सब समय खा रहे हैं, जबकि ये चीज उल्टी है। ये चीज आप देखेंगे तो यूरोपियन में आपको तोंद कम देखने मिलेगी। यूरोपियन की बात करो, नॉट अमेरिकन। अमेरिकन जो है वो मूल निवासी नहीं है, जा के लोग बसे यहाँ पे। यूरोपियंस में आपको कम देखने मिलेगी, नॉर्वे के लोगों में कम देखने मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि वो लोग शिकार करते थे, वो लौट के, और शिकार करते उन्होंने भोजन की को पहले से स्टोर करते थे उठ के। उनके यहाँ पे अकाल नहीं पड़े, क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता था, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए, तो उन्होंने पूरे साल भर का भोजन इकट्ठा करते थे हमेशा। तो अकाल, हम लोग मानसून पे फसलों पर डिपेंडेंट थे, वो उस पर डिपेंडेंट थे, उन्होंने एनिमल्स को अपनाया, उन्होंने उनको खाना शुरू किया उन्होंने, तो वो अलग तरीके मिलेंगे आपको। ये कहानी है। तो जब आप कुछ वैज्ञानिक तथ्य को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ चीजें आपको जो है वो जानने मिलती है। ठीक है, अब एक और बड़ी मजेदार पैराग्राफ, थोड़ा सा मैं आपको लूंगा 15-20, 2-3 दिन एब्सेंट रहा ना, थोड़ा 15-20 मिनट लूंगा आपके में। वो है एक और पैराग्राफ, देखो मैं बाकायदा पढ़कर पैराग्राफ को मार्क भी करता हूं। एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ मुझे लगा आपको बताना चाहिए मुझे। सैपियंस सिर्फ भोजन और दूसरी चीजों की खोज में नहीं भटकते थे, बल्कि वे ज्ञान की खोज में भी भटकते थे। सोचिए, मनुष्य ऐसा प्राणी था दुनिया भर में जो खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद भी घूमता था, आगे बढ़ता था, और वो ज्ञान की खोज करता था। वो अब प्रश्न उठता है कि उसने ज्ञान की खोज क्यों की, उसने क्यों ज्ञान चाहिए था ह्यूमंस को? जीवित बने रहने के लिए उन्हें अपने इलाके के विस्तृत मानसिक नक्शे की जरूरत थी। अब आप पहले लिखते तो थे नहीं, तो उनको पता होता कि कहाँ जाएंगे तो कौन सा जंगल आएगा, किधर से कौन सा जानवर रहता है, तो वो मानसिक नक्शे तैयार करते थे। वो घूम घूम के अपने दिमाग में मेमोरी में रखते थे कि यहाँ जाने पर ये मिलेगा, यहाँ पे अंजीर का पेड़ है, यहाँ पर ये कुआं है, तो वो अपनी मेमोरी को मैं चीजों को ध्यान रखते थे। वो भोजन की अपनी रोजमर्रा की खोज की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें हर पौधे की विकास प्रक्रियाओं और हर जानवर की आदतों को समझना जरूरी था, कि जानवर कैसे व्यवहार करते हैं पता था होना चाहिए उनको। कौन से पेड़ में कब फल आएगा उसका रिकॉर्ड दिमाग में रखा उन्होंने। देखा उन्होंने कि गर्मी पड़ना शुरू होगी तो आम का फल आ जाएगा, ठीक है, ठंडी पड़ना शुरू होगी तो ये आपका जो ऑरेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो दिमाग में इंफॉर्मेशन कि कौन सा पेड़ में कब फल आने वाला है, ये इंफॉर्मेशन को उन्होंने खोज निकाला। उनके लिए यह जानना जरूरी था कि कौन सा भोजन पोषक है और किसे खाने से बीमार पड़ जाते हैं, और किस तरह खाने की दूसरी चीजों को इलाज के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने पता लगाया कि क्या खा सकते हैं, क्या खाने पर अधिक एनर्जी मिलेगी, क्या खाने पर बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ने पर क्या खाने से ठीक हो जाएंगे, ये भी खोजा। ये आदि मानव की बात चल रही है, आज के हजारों वर्ष पहले की बात चल रही है।
उनके मौसमों की गति को समझना और यह जानना जरूरी था कि आंधी, तूफान और सूखे की सूचना देने वाले संकेत क्या होते हैं, कि कब सूखा पड़ने वाला है तो भाग लो यहां से बाहर, कब आंधी तूफान आने वाला है तो गुफा में छिप जाओ जाकर। तो मौसम को देखकर समझने की टेंडेंसी उनमें थी। उन्होंने हर जल प्रवाह, हर अखरोट वृक्ष, भालू की हर गुफा और अपने आसपास की हर चकमक पत्थर का बारीकी से अध्ययन किया। हर व्यक्ति को यह समझना जरूरी था कि पत्थर का चाकू कैसे बनाया जाए, खरगोश को फंसाने के लिए कैसे जाल को तैयार किया जाए और सांप के काटने पर कैसे मुकाबला किया जाए, भूखे शेर का मुकाबला कैसे किया जाए। इन बहुत सी योग्यताओं में पारंगत होने के लिए कई वर्षों का प्रशिक्षण और अभ्यास जरूरी होता था। एक औसत भोजन खोजी मिनटों में एक चकमक पत्थर को भाले की नोक में बदल देता था। आप सोचिए, इसलिए उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। आज नॉलेज को खोजते खोजते हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। हम विनाश का सामान भी तैयार कर चुके हैं और सृष्टि को रिक्रिएट करने का सामान भी तैयार कर चुके हैं। जब ये दुनिया भर में वॉर चल रहा है तो आपको बता दूं मैं, तब स्वीडन के पास में एक जगह पर जो है और एनिमल्स के स्पर्म्स को, ओवम को, सीड को रखने की तैयारी चल रही है। वहां पे ऑलरेडी एक बड़ा सा अंडरग्राउंड बर्फ के अंदर जो है एक वहां पे एक लेबोरेटरी, जहां पर जो है दुनिया भर के सारे स्पर्म, ओवम, एम्ब्रियो सब कुछ सुरक्षित रखा गया है। एक साइंटिस्ट की टीम वहीं रहती है ताकि दुनिया में कभी खतरा हो, पूरी दुनिया खत्म होने के बाद हो, तो वहां पे कोई तो लाइफ को रिक्रिएट कर सके। आप सोचो, आदमी आज ये तक सोचता है। खैर, बहुत लंबे दिनों के बाद मिले, इसलिए लंबा सा मैंने सेशन लिया आपका। ये मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। जब 2 दिन 1 दिन नहीं आ पाता तो लगता है कि कुछ मिस कर दिया है ना। और आई लव यू गाइस, ठीक है। मैं तुम सबसे प्यार करता हूं और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ में। और पता नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की होगी कि आना है, मतलब आपसे बात करना है तो बात करना है आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे कभी, बाय बाय।